प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 8 का विषय है सामाजिक विज्ञान और हम लोग अध्याय 2 पढ़ रहे हैं। अध्याय का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। पूर्व के कक्षा में हम लोग संसाधन के बारे में जान चुके हैं और ये सब भी संसाधन है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग मृदा और मृदा संरक्षण के बारे में समझेंगे। सबसे पहले बच्चों की मृदा क्या है, किसे कहते हैं मृदा? बच्चों, भूपृष्ठ की ऊपरी पतली परत मृदा कहलाती है। भूपृष्ठ मतलब जिस पर हम लोग चलते हैं, धरती का वह सतह जिस पर हम लोग चलते हैं वो भूपृष्ठ है। और उसकी ऊपरी परत जिसमें बच्चों खेती होती है, हल चलाकर जिस मिट्टी को हल्का करते हैं, जिस मिट्टी में हम लोगों को कीड़े मकोड़े मिलते हैं, जैसे केंचुआ मिलते हैं, तो वह पतली परत मृदा कहलाती है। बच्चों, मृदा का निर्माण चट्टानों से होता है। खनिज, कण तथा जैव पदार्थ के मिलने से होता है। यह अपरदन की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। मृदा के प्रकार स्थलाकृति से तथा मृदा की उर्वरता जैव पदार्थ एवं खनिज के मिश्रण से निर्धारित होती है। इस पंक्ति को बच्चों फिर से एक बार समझिए कि मृदा का जो प्रकार है वह स्थलाकृति से और मृदा की जो उर्वरता है, उर्वरता मतलब उसमें जो फसलों को उत्पादन करने की ताकत है वह जैव पदार्थ एवं खनिज के मिश्रण से निर्धारित होती है। बच्चों, मृदा निर्माण के मुख्य कारक जो है जो निम्नलिखित है। जनक शैल का स्वरूप यानी कि जो मूल चट्टान है, फिर जलवायु, तीसरा है स्थलाकृति, चौथा जैव पदार्थों की भूमिका, पांचवा मृदा संगठन में लगा समय। बच्चों, ये कारक अलग अलग स्थानों में अलग अलग होते हैं। आइए बच्चों समझते हैं कि मृदा बनता कैसे है, मिट्टी बनता कैसे है। बच्चों, सबसे पहले जो जनक शैल है, चट्टान है, समय के साथ उसमें अपरदन के कारण छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। इन छेदों में वायुमंडलीय गैस घुसने लगते हैं, बारिश का पानी घुसने लगता है और गैस और पानी से इसमें छोटे छोटे निकृष्ट पौधे जैसे लाइकेन, काई, ये सब जन्म लेने लगते हैं। जब पौधे जन्म लेने लगते हैं, पौधे निकल आते हैं, तो वहाँ जीव जंतु भी घुसने लगते हैं और ये पौधे और जीव जंतुओं के मृत शरीर के अवशेष से ह्यूमस, जो कि उपजाऊ मिट्टी कह सकते हैं, उपजाऊ मृदा कह सकते हैं, वो बनने लगता है। समय के साथ बच्चों पक्षियों के द्वारा, हवा के द्वारा वहाँ बीज पहुँच जाता है, फलों के बीज वहाँ गिरते हैं उन रंध्रों में, और जब बीज से पौधे बनते हैं, पौधों का जड़ धीरे धीरे अंदर घुसने लगता है और उस रंध्र में कीड़े मकोड़े भी अपना आवास बनाने लगते हैं और धीरे धीरे वहाँ का जो ह्यूमरस बन रहा था उसको वो बाहर जमा करने लगते हैं। ये ही धीरे धीरे मिट्टी का रूप लेते हैं। बच्चों, जलवायु कैसे कारक हैं? गर्मी, ठंडा, इससे भी चट्टान पर असर पड़ता है। जलवाष्प, और इससे भी चट्टान कमज़ोर होकर टूटने लगते हैं। स्थलाकृति का मतलब है बच्चों कि अगर ऊंचे स्थान पर है तो वो पानी की धार से अपरदन होता है, उसका टूटता है जल्दी। तो स्थलाकृति अगर उच्चावच भी इसको प्रभावित करता है। जैव पदार्थों की भूमिका मैंने बताया कि जीव जंतु पौधा उसमें उत्पन्न होते हैं और वो इसको ह्यूमस पैदा करते हैं और इसको बनने में समय लगता है, तो मृदा संगठन में लगा समय है। तो ये था मृदा निर्माण का मुख्य कारक। बच्चों, यहाँ पर धरती का मृदा
परिच्छेदिका आपको दिखलाया गया है। मृदा की ऊपरी परत से आधार चट्टान तक आप नीचे से चित्र को देखें कि जनक चट्टानें पहले हैं, उसके बाद अपेक्षित चट्टाने पदार्थ है, उसके बाद क्या जमा हुआ है, बालू, गाद, क्ले और उपमृदा, और सबसे ऊपर जिसमें हम लोग खेती करते हैं काला रंग में दिखा रहा है, ह्यूमस और वनस्पति के साथ ये है ऊपरी मृदा और उस पर पौधे लगे हुए हैं। तो बच्चों इसके 3 स्तर हैं, मतलब 3 लेवल है जिनका रंग एवं संगठन अलग अलग होता है। मृदा के इन्हीं संस्तरों को अनुप्रस्थ काट को ही, इस तरह जो कटा हुआ है ये इसको कहते हैं अनुप्रस्थ काट, और यही है मृदा परिच्छेदिका। बच्चों मृदा का रंग आधार चट्टान के रंग पर निर्भर करता है। चट्टान जिस रंग का होगा मृदा का रंग भी वैसा ही होगा। अब चलिए बच्चों झारखंड में मृदा वर्गीकरण को समझते हैं। झारखंड का ज़्यादातर हिस्सा छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। हम लोग पठारी इलाका में रहते हैं। बच्चों यहाँ कई नदियाँ हैं जैसे कोयल, दामोदर, ब्राह्मणी, खडकई, स्वर्णरेखा। इनका उद्गम स्थल भी छोटा नागपुर का पठार है। उद्गम स्थल मतलब यहीं से ये नदियाँ निकलती है। इसके जल क्षेत्र ज़्यादातर झारखंड में ही है, मतलब ये नदियाँ ज़्यादा झारखंड में ही बहती हैं। मृदा वर्गीकरण के अनुसार प्रदेश के ज़्यादातर भूमि चट्टानों एवं पत्थरों के अपर्दन से बनी है। अभी मैंने बताया कि चट्टानों के अपर्दन के कारण उसमें छोटे छोटे रंध्र बन जाते हैं जिसमें पौधे और जीव जन्म लेते हैं और धीरे धीरे मृदा बनता है। तो यहाँ भी चट्टान और पत्थरों के अपर्दन से ही बने हैं। आइए हम यहाँ पर झारखंड में मृदा के वर्गीकरण को देखते हैं। बच्चों यहाँ लाल मिट्टी पाई जाती है। तो बच्चों कहाँ लाल मिट्टी पाई जाती है? दामोदर घाटी एवं राजमहल क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। मायका युक्त मिट्टी, मायका मतलब अभ्रक, तो अभ्रक कहाँ निकलता है? वहीं मिलेगा मायका युक्त मिट्टी। कोडरमा, झुमरी तलैया, बड़का गांव एवं मंदार पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में मायका युक्त अभ्रक वाली मिली हुई मिट्टी पाई जाती है। तीसरा है बालुई मिट्टी। आपने बालुई मिट्टी यहाँ भी कहीं कहीं देखा होगा, बालू का अंश उसमें ज़्यादा होता है। तो ये बालुई मिट्टी विशेष रूप से हजारीबाग एवं धनबाद क्षेत्र में पाई जाती है। काली मिट्टी बच्चों यहाँ भी कहीं कहीं थोड़ा सा मिलता है जिसका उपयोग ग्रामीण बाल धोने में भी करते हैं। तो ये काली मिट्टी जो है राजमहल क्षेत्र में पाई जाती है, मुख्य रूप से वहाँ पाई जाती है। अंतिम 5वां है लैटराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी रांची के पश्चिमी हिस्सों में, पलामू में, संथाल परगना के कुछ क्षेत्र एवं पश्चिमी सिंहभूम एवं पूर्वी सिंहभूम मतलब हमारे जिले में ये लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो यह था बच्चों झारखंड में मृदा का, मिट्टी का वितरण। अब आइए, पिछले क्लास में भी हम लोग थोड़ा समझा है कि निम्नीकरण क्या है। तो यहाँ हम लोग समझते हैं मृदा का निम्नीकरण। बच्चों जब मृदा की उत्पादकता घटती है, मृदा में फसल को अच्छी तरह से उगाने का ताकत होता है, तो ये ताकत उत्पादकता कहलाता है। तो जब मृदा की उत्पादकता घटती है तो मृदा का क्या होता है? निम्नीकरण होता है। मान लीजिए कि इस साल आप खेत में 10 किलो धान लगाए थे और आपको कम से कम 1 क्विंटल धान प्राप्त हुआ। तो समय के साथ साथ आप 10 किलो ही लगाएंगे, सारा चीज़ उतना ही डालेंगे, लेकिन वो जो 1 क्विंटल था वो धीरे धीरे घटते जाएगा, 60 किलो, 70 किलो, 50 किलो तक आते जाएगा। तो क्या हो रहा है? आपका खेत का जो है उत्पादकता घट रहा है। तो जब मृदा की उत्पादकता घटती है तो इसको कहते हैं मृदा का निम्नीकरण। और जब मृदा अपर्दित होती है, ऊपर का जो हिमरस बोले जिसमें खेती होता है, जिसको हल चलाकर हम हल्का करते हैं, वो मिट्टी जब कट के किसी कारण से बह जाती है जिसको अपर्दन कहते हैं, तो यह मृदा का निम्नीकरण का एक कारण है। मृदा में जल का अभाव होता है और मृदा का प्रदूषण हो जाता है। तो ये 3 कारण है मृदा का निम्नीकरण का। बच्चों मृदा के निम्नीकरण में सहायक है, किन कारणों से निम्नीकरण होता है? तो पहला है वनोन्मूलन, जंगल को काटते जाना, पेड़ पौधों को काटकर
हटा देना और उसके बदले पेड़ नहीं लगाना। पेड़ नहीं होंगे बच्चों तो मिट्टी कटकर बह जाएगी, जिस पे खेती होता है, जो उपजाऊ मिट्टी है वो कटकर बह जाएगी और मृदा का निम्नीकरण हो जाएगा। तो वनोन्मूलन, वनों का कटना, वनों का हटते जाना भी एक कारण है। दूसरा कारण है अतिचारण। हम लोग पशुओं को जहाँ तहाँ अधिक मात्रा में अगर पेड़ पौधों वनस्पति को चरा देंगे, खिला देंगे और उसके बदले अगर हम लोग वनस्पति नहीं लगाएंगे तो वो वहाँ भी मिट्टी जो है वो कटकर, मृदा जो है उपजाऊ मृदा कटकर बह जाएगी और ये भी एक कारण है कि अतिचारण से भी निम्नीकरण होता है। तीसरा मैंने पूर्व कक्षा में बताया था, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग। अब खेती करते हैं हम लोग, सब्जी लगाते हैं उसमें कीट लग जाते हैं, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं और फसल अच्छे पैदा करने के लिए हम उसमें रासायनिक उर्वरक डालते हैं और कीटनाशक डालते हैं। तो इससे हमको फसल तो एक बार अच्छा मिल जाता है, लेकिन भूमि जो है धीरे धीरे उसका निम्नीकरण हो जाता है, उत्पादक क्षमता घट जाता है। अगला वर्षा दोहन। वर्षा के कारण भी, वर्षा का अगर प्रबंधन नहीं किया गया है तो वर्षा के पानी से भी हमारा जो है उपजाऊ मिट्टी कटकर बह जाता है और बंजर भूमि बच जाता है। तो एक कारण यह भी है। पांचवा कारण है भूस्खलन और बाढ़। भूस्खलन मतलब अगर पहाड़ी क्षेत्र में हमारा खेत है तो बहुत ज़्यादा वर्षा होने के कारण वहाँ की पूरी मिट्टी कटकर बह जाती, गिर जाती है, पूरा नीचे बहकर चला जाता है और बंजर चट्टान बच जाता है। बाढ़ से भी उपजाऊ मिट्टी हमारी बर्बाद होती है और इससे निम्नीकरण होता है। तो निम्नलिखित 5 आप सहायक क्रिया हैं जिसको आप समझेंगे और याद रखेंगे। बच्चों अब समझेंगे, ये तो कारण था, अब समझेंगे कि मृदा संरक्षण की प्रमुख विधियां क्या है, कैसे हम मृदा को बचाएं। तो पहला आप चित्र देख रहे हैं, देखिए यहाँ सीढ़ी जैसा हल चलाया जा रहा है। इसको कहते हैं समोच्च रेखीय जुताई, मतलब समान ऊंचाई को मिलाने वाला रेखा। इस विधि में ढालू स्थानों पर समोच्च रेखाओं पर मेड़ बनाकर एक लंबे ढाल को छोटे छोटे भागों में बदल दिया जाता है। सीढ़ी के रूप में हल चलाया जाता है बच्चों, जिसके कारण पानी एक साथ तेजी से कटाव न करके विभिन्न स्थानों पर समटा जाता है। बच्चों यहाँ पानी बहकर आता है एक लेवल पर, फिर वो धीरे से दूसरे लेवल पर सीढ़ी के जैसा गिरता है। ये धीरे धीरे गिरते गिरते पानी जो है वो ज़मीन के अंदर घुसता है और साथ ही वो मिट्टी को काटता भी नहीं है। तो ये समोच्च रेखीय जुताई सहायक है मृदा संरक्षण में। दूसरा उपाय है रक्षक मेखलाएं। बच्चों तटीय प्रदेश में, माने समुद्र के किनारे और शुष्क प्रदेशों में जहाँ पर खूब तेज हवा चलता है, बारिश नहीं होती है, में पवन गति मतलब हवा की गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं। जैसा चित्र में आप देख रहे हैं, एक लाइन से वृक्ष लगाया गया है। ये मृदा आवरण मतलब मिट्टी की ऊपरी परत को बचा सकता है। इसके द्वारा मरुस्थलीयकरण के विस्तार पर भी रोक लगता है। वृक्ष लगा देने से मिट्टी कम कटेगा और वहाँ मरुस्थल नहीं बनेगा। तो रक्षक मेखला का मतलब है एक पंक्ति में वृक्षों को लगाकर मिट्टी को बचाना। तीसरा उपाय है फसल आवर्तन। बच्चों भूमि के टुकड़े पर विभिन्न फसलों के क्रमिक उत्पादन द्वारा मिट्टी की उत्पादकता को बनाए रखा जा सकता है। जैसे धान व गेहूं हम लोग लगा लिए, उसके फसल काट लिए, अब फिर हम उसमें धान और गेहूं नहीं लगाएंगे, अब अगली बार हम लोग उसमें दाल लगाएंगे और चारा की फसल उगाएंगे। तो इस तरह अगर फसल को हम लोग बदल बदल कर लगाते हैं तो ये भूमि का उत्पादक क्षमता बना रहता है। तो इसको कहते हैं फसल आवर्तन। अगला है बच्चों नियंत्रित पशुचारण। अभी मैंने कहा कि पशुओं को अगर हम लोग वनस्पतियों को चरा दें और उसके बदले अगर हम लोग नहीं लगाते हैं तो वहाँ पर निम्नीकरण हो जाएगा, उत्पादन क्षमता, मिट्टी जो है कट कर बह जाएगा और वहाँ उत्पादक क्षमता घट जाएगा। तो नियंत्रित पशुचारण के अंतर्गत पशुओं को चराने के लिए कुछ क्षेत्र निश्चित कर दिए जाने चाहिए। उसके लिए क्षेत्र निश्चित किया जाना चाहिए और वहाँ पर उनके लिए चारा लगाया भी जाना चाहिए। इस तरीकों को अपनाने से घास की वृद्धि होती है और साथ ही साथ मृदा क्षरण मतलब वही मिट्टी का कटना भी रुक जाता है, उसमें रुकावट आ जाती है। तो
पशुचारण को नियंत्रित करना है और पशु के लिए भी हमको चारा उत्पादन करना है ताकि मिट्टी कटकर बहे नहीं। तो बच्चों अब आगे हम लोग आते हैं झारखंड में मृदा अपरदन को समझते हैं। ये तो पूरे विश्व की समस्या थी, अब हम लोग समझते हैं झारखंड में मृदा अपरदन की क्या समस्या है। बच्चों झारखंड में मृदा अपरदन एक बहुत बड़ी समस्या है। आप देखे हैं अपने गांव में कि वर्षा प्रारंभ जब होता है तो किसान हल लेकर खेतों की जुताई कर देते हैं और जुताई करने के बाद वर्षा का कोई निश्चित नहीं है, वो बंद हो जाता है। जब वर्षा बंद हो गया तो मिट्टी जो है वो हल्की मिट्टी सूख जाती है और हवा से वो उपजाऊ मिट्टी उड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती है। दूसरा कारण, हल करने के बाद अगर बहुत तेज बारिश हो गया तो हमारी ये मिट्टी जो हल किया हुआ हल्की मिट्टी थी वो भी बहकर दूसरी जगह चली जाती है। तो इन दो कारणों से झारखंड का जो मिट्टी जो अत्यधिक अपरदित हो जाती है, मतलब उपजाऊ मिट्टी यहाँ कटकर बह जाता है। यहाँ चादरी अपरदन का यानी कि झारखंड में चादरी अपरदन की बहुत बड़ी समस्या है। चादरी अपरदन इस प्रकार का अपरदन में मिट्टी की ऊपरी सतह बहकर हट जाती है। उपजाऊ मिट्टी जिसको हम लोग ह्यूमरस कहते हैं, जिसमें फसल होता है, वही कटकर बह जाती है। झारखंड में चादरी अपरदन एक गंभीर समस्या है। दूसरी, तीव्र पठारी ढाल, जहाँ ऊंचाई पर पहाड़ी क्षेत्र में जो खेत है ढालू में है, क्षेत्र में जल का वेग अधिक होता है। जब वर्षा का पानी नदी की तरह बाढ़ की तरह ऊपर से नीचे उतरता है और ये मिट्टी को काटते हुए नीचे उपजाऊ मिट्टी को ले जाता है। इससे क्या होता है बच्चों, एक शब्द है अवनलिका अपरदन, जो तेज धार से मिट्टी कटकर बहता है, इसको कहते हैं अवनलिका अपरदन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने जाना कि भूपृष्ठ की ऊपरी परत मृदा कहलाती है, जिसमें फसल उगता है, जिसमें पेड़ पौधे उगते हैं, जिसमें हम बीज डालते हैं और बीज निकलकर बड़े होते हैं, फलते हैं, वो जो परत है वो मृदा है। और मृदा निर्माण के कारक को हम लोगों ने जाना है। झारखंड में मृदा का वर्गीकरण देखा कि कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। मृदा का निम्नीकरण को समझा कि भूमि का उत्पादकता घट जाती है, इसको निम्नीकरण कहते हैं। बच्चों आगे मृदा संरक्षण की प्रमुख विधियों को जाना कि किस तरह से हम मृदा को बचा सकते हैं। और झारखंड में मृदा अपरदन की समस्या है, इस बात को हम लोगों ने समझा। तो बच्चों आप पुस्तकों को पढ़ेंगे और इस बात को अपने स्थानीय गांव से, क्षेत्र से मेल कर समझेंगे कि ये समस्याएं आपके गांव में कितनी है। बच्चों ये पढ़ाई आपके जीवन से जुड़ा है, आपके समाज से जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। तो इन बातों को आप पढ़ाई को जीवन से जोड़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। और कोई भी सवाल आपके मन में आए तो शिक्षक से ज़रूर पूछिए और अपने सवाल का उत्तर ज़रूर पाइएगा। तो बच्चों पुस्तक पढ़ते रहिए और कॉपी में लिखने का अभ्यास जारी रखिएगा। धन्यवाद बच्चों।